हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 9 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले देखो आपको एक पोइम नज़र आ रही है। ये पोइम मैंने कल ही लिखी थी। कोरोना के जो माहौल चल रहा है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरी है कि हम लोग सावधानी रखें, हम दूसरों के लिए ख़तरा ना बने। इस पोइम को ज़रूर आप पढ़िएगा। आओ स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है बियॉन्ड जीरो सम। और ये एडिटोरियल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कारण भाई क्या बताऊँ, वैसे तो कोई कारण था ही नहीं। थोड़ा सा लेट हो गया था, मॉर्निंग में स्लाइड्स बना ली थी लेकिन बहुत लेट हो गया था। इस कारण से मेरी क्लासेस भी थी, ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, इसलिए यहाँ पर इस मोड में पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड पर पढ़ाने में थोड़ा सा एडिटिंग में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाता तो आपको बहुत लेट मिलता एडिटोरियल, हो सकता था जिस टाइम पे मैं कमिट करता हूँ उस टाइम पे नहीं मिलता। खैर कोई बात नहीं, बस मैं नज़र नहीं आ रहा, एडिटोरियल वैसे ही प्रेजेंट किया है मैंने। वैसे ही आपको सब्जेक्ट और वर्ब निकालने हैं, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं अलग से वो सब वर्ड्स आपको देखने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है एडिटोरियल, लेकिन अच्छा लिखा हुआ है। बियॉन्ड जीरो सम से मतलब क्या है? बियॉन्ड जो शब्द है इसका मतलब होता है के परे। जीरो सम, जीरो का मतलब शून्य, सम का मतलब टोटल। ठीक है, ये एक्चुअली कार्बन एमिशन से मतलब है कि कार्बन एमिशन जो है वो जीरो करना है, टोटल जीरो करना है, लेकिन उससे परे भी बहुत कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो जीरो सम के अतिरिक्त भी बहुत कुछ काम करने हैं। जीरो सम वैसे एक फ्रेज भी होती है, तो जीरो सम के अंदर ये भी रहता है। इसका मतलब ये भी होता है कि भाई अगर कोई दो व्यक्ति हैं, कंपीट कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो जीतता है तो दूसरे को नुकसान होता है, या दूसरे को नुकसान होता है तो एक व्यक्ति उतना ही एडवांटेज प्राप्त करता है, ऐसा भी इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जीरो सम के अतिरिक्त, जीरो सम के परे जाकर भी आपको सोचना है। अब देखिए, द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट। एनवॉय जो शब्द होता है इसका मतलब डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट कह दीजिए या रिप्रेजेंटेटिव कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, राजनयिक कह सकते हैं, एम्बेसडर कह सकते हैं। तो जो विजिट है किसका, इनका विजिट, यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए, इस मुद्दे के लिए यूएस के विशेष राष्ट्रपति के ये एक दूत हैं, इनका नाम है जॉन कैरी, इनका विजिट है। और अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। किससे पहले विजिट हुआ है? अ लीडर्स समिट कन्वीन्ड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अहेड ऑफ मतलब से पहले, और किससे पहले? लीडर्स समिट। लीडर्स देखो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन होने पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। समिट का मतलब होता है मीटिंग कह दीजिए। कन्वीन का मतलब आयोजित करना है, होल्ड करना है। बाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो एक मीटिंग से पहले नेताओं की मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग कौन आयोजित करेगा? प्रेसिडेंट जो बाइडेन आयोजित करेंगे उससे पहले। और ये मीटिंग कब होने वाली है? लेटर दिस मंथ, इस महीने में थोड़ा सा बाद में। ठीक है, ऑन द क्लाइमेट चैलेंज, और ये किस मुद्दे पर है? क्लाइमेट जो हमें अभी चुनौती पेश कर रहा है ना, क्लाइमेट जो लगातार बदल रहा है, उस विषय पर यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब यहाँ तक की बातें तो हो गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब विजिट पे आ जाओ, और विजिट की वर्ब यहाँ पे देखिए, हैज़ प्रॉम्प्टेड अ रिव्यू। तो इस विजिट ने प्रॉम्प्ट किया है। प्रॉम्प्ट का मतलब देखो, एक तो स्पर करना होता है, एनकरेज करना होता है, प्रेरित करना होता है, एक इसका मतलब होता है कोज, कारण बना है। तो ये विजिट यहाँ पे कारण बना है, इस विजिट के कारण ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो निकलेगा कोज, या फिर गिव राइज टू। ठीक है, तो ये कारण बना है किसका? अ रिव्यू, कि पुनरावलोकन किया जाएगा ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म पॉलिसी, भारत के लंबे समय की जो नीति रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स रहा है। कोर्स का मतलब रास्ता जो रहा है, पाथ रहा है। भारत लंबे समय से जो पॉलिसी कोर्स भारत का रहा है, भारत जो योजनाएं बनाता रहा है जलवायु के विषय में, उसका पुनरावलोकन करने का कारण बना है ये विजिट। बात समझ में आ रही है? तो ये जो विजिट हुआ है किसका? ये जॉन कैरी का। और किससे पहले? एक समिट होने वाली थी जो बाइडेन के द्वारा आयोजित करनी है समिट, इस महीने के लास्ट में ये होगी, उससे पहले। और ये विषय है, इस विषय पर मीटिंग होनी है। तो ये जो विजिट है इनका, जॉन कैरी का, इसने भारत के द्वारा जो लंबे समय की नीति बनाई गई है, जो एक कोर्स बनाया गया है, उसको प्रॉम्प्ट करना, उसके रिव्यू को प्रॉम्प्ट इसने किया है टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब कह रहा है कि विकसित राष्ट्र, विकसित जो दुनिया है, डेवलप्ड वर्ल्ड मतलब वो दुनिया जिसमें विकसित राष्ट्र हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, है ना, ये जो दुनिया है, इंडिया प्रेजेंट्स, तो इनके लिए भारत प्रस्तुत करता है। इंडिया सब्जेक्ट है, प्रेजेंट्स इसकी वर्ब है। अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी। तो भारत जो एक अध्ययन यहाँ पे पेश करता है ना, स्टडी पेश करता है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट की स्टडी है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें भारत ऐसी प्रस्तुत करता है जहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग नजर आती हैं। कैसे? विद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली।
तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, और वो उत्सर्जन दैट यहाँ पे एमिशन से पहले आ रहा है, उतना उत्सर्जन भारत में होता है जो कि टॉप 5 ग्लोबली, पूरे वैश्विक स्तर पे अगर बात करें तो टॉप 5 में आता है। वाइल मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन, जबकि यहाँ के बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं, लाखों की संख्या में यहाँ नागरिक ऐसे हैं, रिमेन जो यहाँ पे बने हुए हैं, मायर्ड इन का मतलब फंसे हुए हैं, डिफिकल्टी में फंसे हुए होना, एक अच्छा सा वर्ड बताऊँ इसके लिए, एम्ब्रॉयल्ड, ठीक है। तो ये फंसे हुए हैं एनर्जी पॉवर्टी में। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब है ऊर्जा के जो नए संसाधन हैं वहाँ तक उनका एक्सेस नहीं है, एंड अंडर डेवलपमेंट, और अभी भी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। फिर समझना, तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है उसके लिए भारत यहाँ पे एक स्टडी पेश करता है कॉन्ट्रास्ट की, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है भारत में वो उतने एमिशंस होते हैं जो कि मतलब टॉप 5 में आते हैं ग्लोबली, जबकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ सिटीजन्स जो हैं भारत के, ये इट्स भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसके जो नागरिक हैं उसके जो मिलियंस लोग हैं वो यहाँ बने हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं किस में, एनर्जी पॉवर्टी, मतलब इस मार को झेल रहे हैं, मतलब यहाँ ऊर्जा के नए संसाधनों तक उनका एक्सेस नहीं है और अभी भी अंडर डेवलपमेंट में चल रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ है इनका। बात समझ में आ गई। मिलियंस है वो देखो ये प्लूरल इसलिए बन रहा है क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर आप इससे पहले कोई संख्या लगा देते हैं ना 2 मिलियन 3 मिलियन, तो ये फिर एस नहीं आता, याद रखना इस चीज़ को। तो दैट है वो एमिशंस के लिए आ रहा है और रैंक फिर इसको देख के आएगा। मिलियंस सब्जेक्ट है, सिटीजन्स मिलियन सिटीजन्स है, इस कारण से रिमेन इसकी वर्ब प्लूरल आ रही है। अगले स्लाइड में देखिए क्या देखने को मिलेगा आपको। आयरोनिकली मतलब ये विडंबना है, ये व्यंग्यात्मक चीज़ है। आयरोनी एक्चुअली होता है बिल्कुल विपरीत, जैसे कि मैं कोई बात अगर आपसे कहूँ और उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता हो तो वो एक आयरोनी कहलाता है, वो एक व्यंग्य कहलाता है। तो आयरोनिकली विडंबना है इस चीज़ की कि टू मैनी स्मॉलर कंट्रीज़ की, अनेकों जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग आइलैंड नेशंस, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है इसका मतलब जिसमें शामिल है, आइलैंड नेशंस भी शामिल हैं, ठीक है, जो द्वीपीय राष्ट्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो विडंबना है कि अनेकों छोटे देश जिसके अंदर द्वीपीय राष्ट्र भी शामिल हैं, हिट बाई इंटेंस स्टॉर्म्स, वो प्रभावित हैं किससे, इंटेंस स्टॉर्म से, ऐसे तूफानों से जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती, बहुत ही एक कह सकते हो कि ऐसे तूफान जो काफ़ी तेज़ तूफान आते हैं जो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, उनसे प्रभावित हैं। साथ में यहाँ पे लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी प्रभावित इससे भी हैं कि फार्म प्रोडक्टिविटी उनकी खत्म हो गई है, मतलब वहाँ पे खेतों के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। ड्रॉट्स, सूखा पड़ता है, ड्रॉट का मतलब रेनफॉल ना होना। एंड हीट वेव्स और लू चलती है। लिंक्ड टू, लिंक के साथ टू भी लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो। ये चीज़ जुड़ी हुई है किससे, अ चेंजिंग क्लाइमेट, बदलते हुए क्लाइमेट से। क्लाइमेट नाउन है, चेंजिंग एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो आयरोनिकली एडवर्ब है, एडवर्ब है किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है, किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। तो कह रहा है विडंबना है इस चीज़ की, अनेकों स्मॉलर जो कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे देश हैं उनके लिए, जिसमें कि आइलैंड नेशंस भी शामिल हैं। क्या विडंबना है कि जो छोटे छोटे देश हैं वो यहाँ प्रभावित हैं किससे, इंटेंस स्टॉर्म से, लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी से, ड्रॉट से और हीट वेव से, और जुड़ी हुई हैं किससे, चेंजिंग क्लाइमेट से। सब समस्याएं जुड़ी हुई, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ता है, इसी के कारण फार्म प्रोडक्टिविटी उनकी लॉस्ट हो गई है, इसी के कारण इंटेंस स्टॉर्म्स आते हैं, ये सब। तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स, तो इन छोटे छोटे देशों के लिए भारत जो है वो योगदान देता है, कंट्रीब्यूट के साथ में टू लगता है। द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भारत का भी योगदान है, मतलब ये समस्या भारत के कारण भी उत्पन्न होती है। विद इट्स टोटल एनुअल एमिशंस, भारत यहाँ पे योगदान देता है कैसे, जो टोटल इसका एनुअल एमिशंस होते हैं, जो वार्षिक रूप से इसका उत्सर्जन होता है, वार्षिक रूप से जो भारत यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, तो उस चीज़ में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस समस्या में भारत। समझ गए। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, तो ये कोई अनसरप्राइजिंग चीज़ है, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देयरफॉर, इसीलिए, दैट द क्लेमर इज ग्रोइंग, क्लेमर का मतलब शोरगुल होता है, अप्रोर लिख लीजिएगा। क्लेमर का मतलब है शोरगुल, अप्रोर कह सकते हो, डिन कह सकते हो, रैकेट कह सकते हो, है ना, ये सब शोरगुल के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे शोर है किस चीज़ का, शोर है मतलब यहाँ पे डिमांड है किस चीज़ की, ग्रोइंग, जो बढ़ रही है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू ज्वाइन मैनी अदर बिग इकोनॉमीज, की भारत यहाँ पे अनेकों जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको ज्वाइन करें, एंड कमिट इटसेल्फ, और भारत यहाँ पे कमिट करे अपने आप को, टू नेट जीरो एमिशंस, की भारत यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो जीरो कर देगा, ठीक है, एमिशन नहीं करेगा, इसकी प्रतिबद्धता दर्शाए, कमिट करे। टू बैलेंस कार्बन एमिशंस विद देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो कैसे, टू बैलेंस कार्बन एमिशंस, अगर भारत यहाँ पे जीरो कर देता है तो इससे कार्बन एमिशंस जो है वो संतुलित हो जाएंगे,
किसके साथ संतुलित हो जाएंगे? जो देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर इन्होंने अपना कार्बन उत्सर्जन हटा दिया अगर, तो यहाँ पे कार्बन एमिशंस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे बाई ए स्पेसिफिक डेट, और वो भी बाई मतलब तक, ए एक डिटर्मिनर है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, डेट नाउन है, एक निश्चित तिथि तक ये यहाँ पे भारत करे, एक निश्चित डेट तक यहाँ पे करे। समझ में आ रही है बात? देखो, इट इज अनसरप्राइजिंग, इट सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी, अनसरप्राइजिंग कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, देयरफॉर कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है दैट, ठीक है। देयर है वो इलेटिव कंजंक्शन है, ये यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। तो ये अनसरप्राइजिंग है क्या, कि जो क्लैमर ग्रो कर रहा है, द क्लैमर इज ग्रोइंग, क्लैमर को देखकर इज है कि यहाँ पे शोर बढ़ रहा है, यहाँ पे मांग बढ़ रही है कि भारत भी अनेकों जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनको ज्वाइन करे, और भारत अपनी प्रतिबद्धता दर्शाए कि हम नेट जीरो एमिशंस तक लेकर जाएंगे, हम जीरो एमिशन करेंगे, हम यहाँ पे एमिशन नहीं करेंगे, ठीक है। टू बैलेंस कार्बन एमिशन थोड़ा समझाया गया है, कोलन लगाकर, इसको कोलन बोलते हैं। क्या समझाया गया है कि बैलेंस कार्बन एमिशंस, की भारत यहाँ पे कार्बन एमिशंस को यहाँ प्रतिबद्ध दर्शाए कि कार्बन एमिशंस को बैलेंस करेंगे विद द रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और कैसे करेंगे? इन एमिशंस को, इन उत्सर्जन को एटमॉस्फेयर से हटाकर, कि जो उत्सर्जन भारत के द्वारा हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो सब हटा देंगे और बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देंगे। और ये कब तक करेंगे? एक स्पेसिफिक डेट तक, एक निश्चित डेट तक। अगले स्लाइड में देखो, एविडेंटली एडवर्ब है। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल स्पष्ट है। अपेरेंटली, मिस्टर कैरी बताया था, ये जो एनवॉय है। सॉट, इन्होंने चाहा, सीक की सेकेंड फॉर्म है। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या चाहा, इन्होंने क्या डिमांड करी? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, कि एक्सप्लोर की जाए, खोजी जाए। एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना, फाइंड करना। द पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावना किसकी? रेजिंग नेशनल एम्बिशन, कि जो राष्ट्र का लक्ष्य है, राष्ट्र ने जो एक एम्बिशन सेट किया है वो बढ़ाया जाए। विद द एश्योरेंस, इस आश्वासन के साथ, दैट द यूएस, की जो यूएस है, अब कोमला के यूएस की थोड़ी जानकारी दी है। परस्यूइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूएस जो कि परस्यू कर रहा है, परस्यू का मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है, परस्यू कर रहा है मेजर, मुख्य, ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, हरित तकनीकी जो पहल है, इनिशिएटिव मतलब पहल, कि यहाँ पे यूएस जो कि कोशिश कर रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को लेकर आने की, कुछ ऐसी तकनीक लेकर आने की जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है ग्रीन टेक्नोलॉजी। इन द पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा, किस युग में? डोनाल्ड ट्रंप एरा के बाद वाले युग में। पोस्ट का मतलब बाद होता है, इसका ऑपोजिट प्री होता है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, एरा का मतलब युग मतलब समय। तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो ये बाइडेन सरकार आई है, इस दौर के अंदर यूएस यहाँ पे परस्यू कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस, अब सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है। वुड सपोर्ट, ये सपोर्ट करेगा सच अ रोड मैप, ऐसे किसी भी रोड मैप को। रोड मैप मतलब जो भी आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई है किसी चीज़ को प्राप्त करने के, उसको रोड मैप बोलते हैं, व्यू रचना बोलते हैं इसको। तो ऐसे किसी रोड मैप को सपोर्ट करेगा यूएस। समझना फिर से, तो स्पष्ट रूप से मिस्टर कैरी ने यहाँ पे क्या सीख किया है, क्या चाहा है? यहाँ पे चाहा है कि नेशनल एम्बिशन को रेज करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें, कि जो राष्ट्रीय एक आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसको बढ़ाने की संभावना को एक्सप्लोर करें। इस आश्वासन के साथ, यहाँ पे आश्वासन भी दिया जॉन कैरी ने कि यूएस, जो यूएस है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बाद यहाँ पे मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को लाने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस यहाँ पे सपोर्ट करेगा अगर आप ऐसा कोई रोड मैप लेकर आओगे तो। हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मीटिंग सब्जेक्ट हो गया, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, मीटिंग यहाँ पे नाउन होगा। तो आईएनजी फॉर्म में जब कोई शब्द होता है ना, तो उसकी संभावनाएं वर्ब होने की होती है, उसके संभावना एडजेक्टिव होने की होती है और नाउन होने की होती है। इन तीन के अलावा और कोई संभावना नहीं है, या तो एडजेक्टिव होगा, या नाउन होगी, या वर्ब होगा। तो यहाँ पे ये नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। तो उनकी जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, हैज़ बीन पॉजिटिव, वो मीटिंग कैसी रही? पॉजिटिव रही, ठीक है। हैज़ बीन इसी को देख कर आ रहा है मीटिंग को। इट वुड ऑफ कोर्स रीअश्योर, इट यह, अब ये मीटिंग के लिए आ रहा होगा। वुड ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, वुड के साथ ये रीअश्योर, तो ये पुनः आश्वस्त करेगा नॉट जस्ट इंडिया, ना केवल भारत को, बट अदर इमर्जिंग नेशंस एज वेल। एज वेल का मतलब टू, बल्कि अन्य जो उभरते हुए राष्ट्र हैं उनको भी। नेशंस नाउन है, इमर्जिंग एडजेक्टिव्स है, अदर डिटर्मिनर है, बट यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है ना, तो यहाँ पे नॉट ओनली नॉट जस्ट कर दिया, बट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो मीटिंग है वो निश्चित रूप से पुनः आश्वस्त करेगी कि इसको ना केवल भारत को बल्कि अन्य जो उभरते हुए राष्ट्र हैं उनको भी। इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी,
यदि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति को बोलते हैं, मतलब क्लाइमेट के संबंधी जो आपने सोच रखा है, जो आपने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो यदि क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है नॉर्थ का मतलब नॉर्थ कंट्रीज से है, जो कि इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज है ना, कनाडा है ना, जैसे ये जैसे आपका अमेरिका हो गया, ये जो कंट्रीज हैं इनको बोलते हैं नॉर्थ कंट्रीज। तो यदि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, क्लाइमेट को लेकर जो स्ट्रेटेजी है नॉर्थ की, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट जलवायु समझौते को के है, और ये एक प्रश्न भी बनता है कि पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित, जलवायु से संबंधित है, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इज अंडरपिन्ड, तो अगर ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है इसको सहारा दिया जाता है, इसको सपोर्ट किया जाता है, अंडरपिन का मतलब सपोर्ट करना है, और यहाँ पे इज अंडरपिन्ड है तो पैसिव वॉइस है, कैसे, बाय फंडिंग, फंडिंग के द्वारा, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गारंटीज, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गारंटीज के द्वारा टू रिड्यूस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर समझना, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो यहाँ पे हुआ है ना, ये जो मीटिंग है, ये निश्चित रूप से पुनः आश्वस्त करेगी भारत को, ना केवल भारत को बल्कि अन्य उभरते हुए देशों को भी। और कब, यदि जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है नॉर्थ की पेरिस एग्रीमेंट के तहत, इस डिप्लोमेसी को अंडरपिन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है फंडिंग के द्वारा, मतलब इस काम के लिए जलवायु के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अगर आपको फंडिंग मिलती है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गारंटीज़ और तकनीकी ट्रांसफ़र की गारंटी मिलती है कि आपको टेक्निक भी प्रोवाइड की जाएगी, है ना, जो डेवलप्ड राष्ट्र हैं उनके द्वारा, किसके लिए, एमिशंस रिड्यूस करने। ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये गलती से यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गारंटीज दी जाएगी एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, तो फिर यहाँ पे जो ये आपका है ये जो ऊपर बात बताई है ना, ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, इसको क्राइसिस पढ़ते हैं, CRISES करोगे तो एक क्राइसिस होगा। इफ क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, तो यदि क्लाइमेट परिवर्तन सबसे बड़ा अगर संकट है, तो द सॉल्यूशंस रिक्वायर, तो जो हल है इसके लिए, उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, द US, द UK, यूरोप एंड अदर्स हु ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट। हु ऑक्यूपाइड, हु किसके लिए आ रहा है, अदर्स के लिए। अब ये मतलब इन सब के लिए आ रहा है ना। अब ऐसे हु इनके लिए आना तो नहीं चाहिए, विच आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसा काम करें, इसलिए हु का प्रयोग इसने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया, वरना देशों के नाम के पहले देश है तो फिर आप इसको पर्सन तो मान नहीं सकते, तो विच आना चाहिए था। तो यदि क्लाइमेट चेंज आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो सॉल्यूशंस जो हैं उसके लिए ज़रूरत है। सॉल्यूशंस के लिए क्या ज़रूरत है कि जो US है, UK है, यूरोप है और अन्य जो देश हैं, ठीक है, ये क्या करें, ये यहाँ पे हु ऑक्यूपाइड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन बजट, हु जिन्होंने की, ऑक्यूपाई किया, अधिग्रहित किया, बल्क मतलब बहुत बड़ा भाग, किसका, वर्ल्ड्स कार्बन बजट, विश्व का जितना कार्बन बजट है उनका बहुत बड़ा भाग इनके पास है। टू गिव अप फर्दर एमिशन, और ये बजट किसके लिए है इनके पास, कि भाई आने जो आगे एमिशंस हम नहीं करेंगे, इसको गिव अप कर देंगे, ठीक है। इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, किसके फेवर में, ये किसका भला होगा, जो विकसित, जो विकासशील दुनिया है उसका भला होगा, जो भारत जैसे देश है उनका भला होगा। एंड फंड द ट्रांजिशन, और ये जो बदलाव होगा, ये जो बदलाव आएगा कि हम गिव अप करेंगे, एमिशंस नहीं करेंगे, तो इस बदलाव को हम फंडिंग देंगे, इसका हम पैसा आपको देंगे। तो कह रहा है अगर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या है आज, तो आज सॉल्यूशंस जो हैं उनके लिए ज़रूरत है कि ये जो देश हैं, ये जो महाद्वीप है यूरोप, है ना, ये जो देश हैं और अन्य हैं जिन्होंने कि विश्व के कार्बन बजट का सबसे बड़ा भाग ऑक्यूपाई किया हुआ है, किसके लिए, ताकि फर्दर एमिशंस को गिव अप कर सकें। किसके फेवर में होगी ये बात, डेवलपिंग वर्ल्ड के फेवर में होगी। और किसके लिए, और क्या करें, और फंड ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव है, ट्रांजिशन चेंज होता है, तो इस बदलाव के लिए फंडिंग दें, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस हैं। इवन इफ इंडिया डज नॉट कमिट इटसेल्फ, उस चाहे मतलब उस स्थिति में भी, तो चाहे भारत यहाँ पे अपने आप को कमिटमेंट नहीं करता है, मतलब भारत प्रतिबद्धता नहीं दर्शाता है, प्रॉमिस नहीं करता है, किस चीज़ का, टू ए नेट जीरो डेडलाइन, कि हम जो डेडलाइन है, जो अब एक समय सीमा बांधा है, तब तक हम नेट जीरो नहीं करेंगे, ये मतलब वादा नहीं करता है। एंड प्रेफर्स टू वेट, और यहाँ पे भारत अगर चाहता है, प्रेफर का मतलब होता है दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, है ना। लाइक जो होता है, लाइक का पसंद करना, प्रेफर जो होता है वो भी पसंद करना ही है। बस फ़र्क ये है कि प्रेफर में दो चीज़ें होती हैं, दो में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करना होता है, और लाइक है वो पसंद करना होता है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे अगर प्रेफर करता है तो वेट फॉर, इंतज़ार करना, फॉर द पोस्ट पेंडेमिक डेवलपमेंट पाथवेज, कि पेंडेमिक के बाद डेवलपमेंट के तरीके यहाँ पे खोजना निकाल चाहता है, टू बिकम क्लियर,
स्पष्ट होने के लिए कि भाई हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले पेंडेमिक से ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो चाहे भारत यहाँ पे प्रतिबद्धता नहीं दर्शाता है नेट जीरो डेडलाइन के प्रति कि भाई हम नेट जीरो कर देंगे एमिशन और इस समय तक कर देंगे, ये वादा नहीं करता है, और भारत यहाँ पे ये प्राथमिकता देता है, ये प्रेफर करता है, ये पसंद करता है कि भाई पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट जो पाथवेज है उसका यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, भारत यहाँ पे पेंडेमिक के बाद के डेवलपमेंट के तरीके यहाँ पे सोचेगा ताकि हम क्लियर हो सकें। जलवायु वाले मुद्दे पर भी आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। ऐसी स्थिति में भी इट कैन नॉट अफोर्ड, भारत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, टू इग्नोर द इम्पैक्ट, कि भारत यहाँ पे अगर इस प्रभाव को नकारे, इस प्रभाव को इग्नोर करे, इसकी उपेक्षा करे तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज प्रोजेक्ट डिसीजंस सच एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन की कटाई, जंगल में जो पेड़ों की कटाई होती है उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। कि जो इसके प्रोजेक्ट डिसीजंस हैं कि भारत यहाँ पे ये बात नकार नहीं सकता कि भाई जो भी भारत के प्रोजेक्ट डिसीजंस है, जैसे कि वनों की कटाई है, विल हैव ऑन द क्लाइमेट, उसका क्या असर पड़ने वाला है, वो क्या इंपैक्ट डालने वाला है क्लाइमेट पर, इस बात को भारत फिर भी नकारना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ये कह रहा है भारत, मान लो कि अभी हम नहीं करेंगे इस मुद्दे बात नहीं करेंगे, पहले हम जो भी हमारी नुकसान हुआ है इस पेंडेमिक के कारण उसको पूरा ठीक करने की काम करेंगे। तब भी भारत यहाँ पे इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डिसीजंस हैं, जैसे कि सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, इस जैसे डिसीजन जो हैं वो क्या असर डालेंगे इस क्लाइमेट पर, इसको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। एट द पीक ऑफ कोविड-19 लास्ट ईयर, तो कह रहा है पिछले साल जब पीक आया था कोविड-19 का, जब सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे, द सेंटर सो इट फिट टू प्रेस अहेड, तो सेंटर ने इसे उचित माना था, केंद्र सरकार ने इसको देखा था, इसे फिट उपयुक्त माना था, टू प्रेस अहेड। प्रेस अहेड का मतलब आप कह सकते हैं कि मुश्किलों के बावजूद किसी काम को जारी रखना, विद एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, कि हम एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज जो भी हैं, मतलब जो भी पेरिस अग्रीमेंट में जो भी तय हुआ, या वैश्विक समुदाय जो क्लाइमेट एक लॉबी है वो जो भी मतलब तय कर रही है कि हमें ये क्लियरेंसेज चाहिए, इस चीज़ को मतलब हमें फुलफिल करना है, तो उसको जारी रखने की बात की थी। दैट वुड हैव ए सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि अब ये क्लियरेंसेज के लिए दैट आ रहा है, तो ये जो दैट वुड हैव मतलब होता अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, एक गंभीर नकारात्मक परिणाम। तो कह रहा है कि जब पिछले साल यहाँ पे कोविड-19 का पीक आया था, तब भी केंद्र सरकार ने यहाँ पे ये देखा था कि ये फिट है कि हम एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज को प्रेस अहेड करें। ठीक है, आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि भाई प्रेस अहेड करने का मतलब कि प्रेशराइज करें, या फिर कहें कि मतलब ठीक है भाई मुसीबतों के बावजूद भी हम इसको कंटिन्यू करें। तो वो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज अगर नहीं सोचते इस बारे में, तो ये क्या होता, इसका वुड हैव मतलब एक इमेजिनेशन आपकी प्रेजेंट, मतलब एक वुड हैव का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट का कोई असंभव सा कार्य हो, इमेजिनरी कार्य हो, जो कि एक सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट डालता, एक गंभीर नेगेटिव असर डालता। इट एक्सटेंडेड द डेडलाइन, अब भारत के लिए आ रहा है इट एक्सटेंडेड, बढ़ा दी, द डेडलाइन एक समय सीमा, एक अंतिम डेट जो होती है वो बढ़ा दी, फॉर कोल प्लांट्स, जो कोयले वाले जो भी प्लांट्स हैं, टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, कि भाई उन प्लांट्स को कहा गया था कि आप अडॉप्ट करो स्ट्रिक्ट व काफ़ी सख्त पॉल्यूशन कंट्रोल की पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करो। ठीक है, आप प्रदूषण को नियंत्रित कर दोगे, ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करो। तो इस डेडलाइन को भी इसने बढ़ा दिया। एंड प्रपोज्ड ग्रॉस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स, एंड प्रपोज्ड ग्रॉस डाइल्यूशन, और भारत ने क्या किया, प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा, ग्रॉस पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से, डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूट करने का प्रोसेस, मीन्स कोई चीज़ को कमज़ोर कर देने की प्रक्रिया। नॉर्म्स का मतलब नियम, तो जो भी नियम है किसके लिए, टू असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, असेस का मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना होता है, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय, इम्पैक्ट प्रभाव, प्रोजेक्ट्स पता ही आपको। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये प्रस्ताव भी रखा, ये प्रपोज भी किया कि संपूर्ण रूप से जो नॉर्म्स का डाइल्यूशन है, किसके लिए, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसको असेस करने के लिए। तो फिर देखो, इट एक्सटेंडेड, भारत ने एक तो कोल प्लांट्स को कहा गया था कि आप स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल को अपनाएंगे, इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। साथ में यहाँ पे ये भी प्रस्ताव रखा कि जो नियम हैं, वो नियम जो कि प्रोजेक्ट्स कोई भी भारत सरकार चलाती, कोई भी सरकार चलाती है ना, उसके पर्यावरणीय असर क्या पड़ेंगे उसको जानने पहचानने, उसका परीक्षण करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि उन नियमों को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया जाए। एक बार हम नियमों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे,
ये सब चीज़ें भारत ने की, तो ये नेगेटिव है। फ्यूल प्राइसेस, तो जो ईंधन की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं, एट हिस्टोरिक हाईज, मतलब ये इतिहास में इतना ऊपर कभी नहीं गया, उतनी कीमतें हाई है ड्यू टू टैक्सेशन। किस कारण से हाई है? क्योंकि टैक्स लगाया जाता है इन पर। पे नो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डिविडेंड, ये फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो पे नो स्पेसिफिक, मतलब एक विशेष रूप से कोई एनवायरमेंटल डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। डिविडेंड का मतलब लाभांश होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्यूल प्राइसेज जो कि टैक्सेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी महंगे हो रहे हैं, तो ये कोई विशेष रूप से एनवायरमेंटल डिविडेंड पे नहीं करते हैं। कहने का मतलब इनका कुछ भी हिस्सा, इतना पैसा लेने के बावजूद भी इसका छोटा मोटा हिस्सा भी पर्यावरण के लिए खर्च नहीं होता है। एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट हिट, और जो सबसे गरीब तबका है ना, वो सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, इसके महंगाई वाले इफेक्ट्स हैं उससे। इन्फ्लेशनरी, महंगाई से संबंधित इफेक्ट्स, प्रभाव, तो महंगाई के प्रभावों सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ये। वॉट इंडिया शुड बी डूइंग, तो भारत को अब क्या करना चाहिए इन द रन अप टू द यूएन कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो। तो देखो, रन अप टू का मतलब होता है कि कोई भी एक मुख्य इवेंट होने वाला है, उससे पहले का जो समय है वो रन अप है, ठीक है। जैसे एक बॉलर है क्रिकेट में, वो रन अप लेकर आता है और वो जो बॉल रिलीज करता है, तो बॉल रिलीज करने का काम मुख्य है और उससे पहले रन अप लेके आता है वो, ठीक है। तो जो इवेंट होना है मुख्य, उससे पहले का समय। तो भारत को क्या करना चाहिए? इंडिया सब्जेक्ट है, शुड बी डूइंग इसकी वर्ब है। किसमें? जो यूएन कॉन्वेंशन होने वाला है ऑन क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो, तो ग्लासगो में एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उससे पहले भारत को क्या करना चाहिए? शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर, वो मीटिंग जो कि इस साल लेटर मतलब बाद में शेड्यूल की गई है, टाइम टेबल बनाया गया है कि लास्ट में होगी, इज टू कम अप विद अ डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान। तो यहां पे जो एक दे रखा ना, व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, ये पूरा एक क्लोज है, इसकी वर्ब दे रखी है आपको, इज टू कम अप। वो भारत को ये करना चाहिए कि टू कम अप विद ए डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान, कि भारत एक घरेलू जलवायु का एक घरेलू मतलब क्लाइमेट एक प्लान लेकर आए। कम अप विद का मतलब कुछ चीज़ें लेकर आना, कुछ सॉल्यूशन लेकर आना। दैट एक्सप्लेन्स, वो प्लान जो कि समझाता हो टू द सिटीजन्स, नागरिकों को, कि हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट इन दिस डिकेड, कि भारत सरकार जो है वो किस तरह से इस डिकेड में, इस 10 सालों के दौर में कैसे ग्रीन डेवलपमेंट करेगा। स्पेसिफाइंग, इस बात को स्पेसिफाई करते हुए, इस बात को निर्धारित करते हुए, अ टारगेट बाई सेक्टर फॉर ईच ईयर, कि एक टारगेट तय किया जाएगा सेक्टर के द्वारा हर साल के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दिस वुड अलाइन इंटरनेशनल पॉलिसीज विद द जस्टिफिएबल डिमांड, ये जो चीज़ है वो अलाइन मतलब अरेंज करना, साथ में अरेंज करने को उसको बोलते हैं अलाइन। इंटरनल पॉलिसीज, जो आंतरिक नीतियां हैं, विद द जस्टिफिएबल डिमांड, ऐसी डिमांड जो कि बिल्कुल उचित है, उसको बोलेंगे जस्टिफिएबल डिमांड। जस्टिफिएबल एडजेक्टिव है, क्योंकि ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो यह जो चीज़ है ये क्या करेगी, वुड है तो इमेजिनेशन के लिए आ रहा है, तो यह क्या करेगी, ये जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनको अलाइन करेगी, उनको अरेंज करेगी, किसके साथ? जो भी डिमांड, उचित डिमांड है उसके साथ। दैट रिच कंट्रीज, अब डिमांड कौन सी है? वो डिमांड है कि जो रिच कंट्रीज जो हैं, अपहोल्ड द प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। एनश्राइन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, चेरिश करना। तो कह रहा है कि रिच कंट्रीज, जो अमीर राष्ट्र हैं, अपहोल्ड, वो सपोर्ट करते हैं किस चीज का? उस सिद्धांत का, जो सिद्धांत यहां पे यूएन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क जो कॉन्वेंशन है, सभा है, उसके अंदर जो भी यहां पे मतलब जो भी यहां पे चीजें हैं ना, उसको सपोर्ट करती है। ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ कॉमन सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां, टू बिल्ड इक्विटी, ताकि इक्विटी लाई जा सके, इक्विटी बनाई जा सके। इक्विटी का मतलब फेयरनेस आ सके, पक्षपात ना हो, ठीक है। फिर समझना, तो यह जो चीज़ है ऊपर जो बता रखी थी ना, यह जो चीज़ है वो इंटरनल पॉलिसीज को जो एक उचित डिमांड है उसके साथ में अरेंज करेगी, उसके साथ मतलब एकदम बराबर रख देगी कि जो अमीर राष्ट्र हैं वो सपोर्ट करें किस चीज़ को? वो सिद्धांत जो कि इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज की ये जो सभा है, ये जो एक मीटिंग है, इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसके सिद्धांत को, उस सिद्धांत को यहाँ पे सपोर्ट करें, ठीक है।
और क्या सिद्धांत है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि यहाँ पे एक कॉमन एक सिद्धांत है, कॉमन एक जिम्मेदारी, लेकिन है अलग अलग जिम्मेदारियां। हर राष्ट्र के अलग अलग मतलब मापदंड है कि किसी राष्ट्र को कितना कार्बन एमिशन कम करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को ग्रीन टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ानी है, कौन राष्ट्र ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्लाइमेट डैमेज की तरफ अपना योगदान देता है, कौन राष्ट्र है जो कि थोड़ा सा कम करके भी बैलेंस कर सकता है, इस तरह से, ताकि इक्विटी बिल्ड कर सकें, ताकि फेयरनेस आ सके। टैक्सिंग लग्जरी एमिशंस, एक सॉल्यूशन दिया लेखक ने कि जो लग्जरी एमिशंस हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो विलासितापूर्ण सामान होते हैं, जो हम गाड़ियां यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, है ना, तो इन एमिशंस पर टैक्स लगाना, चाहे वो कार हो, एयर कंडीशनर्स हो, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हों, या फिर विमान हो, एविएशन का मतलब विमान, फॉर स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स, और किसके लिए, ताकि स्पेसिफाइड निर्धारित ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स आ सके, आउटकम्स का मतलब परिणाम। तो ये जो टैक्सिंग है, इस पर टैक्स लगाना जो है वो सेंड आउट ए कन्विंसिंग मैसेज, कन्विंसिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या एकदम कॉजेंट, ये एक बिल्कुल पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या बिल्कुल स्पष्ट मैसेज सेंड करेगा। तो कह रहा है कि लग्जरी एमिशंस पर टैक्स लगाना। लग्जरी एमिशंस में ये बता रखा है कि वो उत्सर्जन जो कि होता है कार से, एयर कंडीशनर से, बिग प्रॉपर्टीज से, विमान से, किसके लिए, ताकि ग्रीन डेवलपमेंट के आउटकम्स यहाँ पे प्राप्त किए जा सकें। तो इससे क्या होगा, इस पर टैक्स लगाने से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो अब कंप्लीट हो गया है, वैसे रिवीजन देखते हैं इसका। कन्विंसिंग शब्द है, कन्विंसिंग का मतलब बताया मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करना। मायर्ड का मतलब होता है एम्ब्रॉयल्ड, फंसा हुआ होना। प्रॉम्प्ट का मतलब है कोज, कारण बनना, प्रेरित करना भी होता है। और क्लैमर का मतलब है अप्रोर, शोरगुल। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। अब मंडे को हम मिलेंगे एडिटोरियल सेशन के थ्रू। बाकी हमारे और सेशन जो चल रहे हैं, ऐसी विवक्षी का हो या ट्रांसलेशन का हो या वोकैबुलरी का हो, कोई ना कोई सेशन आपको कल परसों में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं मंडे को ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।